नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है ना समझ। माँ, कहाँ हो आप? कब से फ़ोन कर रही हूँ, उठा क्यों नहीं रही थी? पता है क्या क्या दिमाग में चल रहा था? मैं अभी 10 मिनट में स्टेशन पहुँचती हूँ। हाँ हाँ, उसी जूस की दुकान के पास वाले गेट के पास खड़ी रहना। संध्या ने अपनी माँ से बात की और तेजी से दुपट्टा तथा पर्स उठाकर जैसे ही निकलने लगी, सास राजमाला की कड़क आवाज सुनाई पड़ी। कहीं आने जाने से पहले किसी बड़े छोटे को बता भी दिया करो। जब तक मैं बैठी हूँ तुम्हारी मनमानी ना होने दूंगी। पर्स उठाया और चल पड़ी। माँ जी, मैं आपको बताने के लिए ही आ रही थी। दरअसल माँ ने रेलवे स्टेशन से फ़ोन किया है। जाने क्या हो गया, उन्होंने मुझे बुलाया है। क्यों? जब रेलवे स्टेशन पर बैठी है तो यहाँ तक आने में क्या था? कोई देखेगा तो क्या सोचेगा? बस फ़ोन कर दिया। अभी तक तो अपने घर बुलाकर मिलती थी, अब कौन सा नया नाटक शुरू कर दिया? रिश्तेदारों में तो इज्जत छोड़ी नहीं, अब शहर में ढिंढोरा पीटना चाहती है क्या? नहीं नहीं माँ जी, ऐसा मत सोचिए माँ के बारे में। आप तो उन्हें मुझसे भी अच्छी तरह से जानती हैं। आपकी बचपन की सहेली है, कोई ना कोई बात जरूर है जो उन्होंने मुझे बुलाया है। जा, चली जा, पुराने जख्मों को कुरेदने की कोशिश मत कर। मेरी सहेली है, वो रिश्ता तो उसी दिन दफन कर दिया था जिस दिन तेरे बाप ने मेरे सीधे साधे बेटे को मोटी बुद्धि कहा था। वो तो हमारी शराफत थी कि तुझे ले आए, वरना। माँ जी, इसमें माँ की कोई गलती नहीं थी। उन्होंने तो पापा के कई शब्दों के लिए आपसे ना जाने कितनी बार माफ़ी भी मांग ली, पर आप हैं कि उन्हें माफ़ करती ही नहीं है। मैंने कहा ना, चली जा, बहस मत कर। बातों में इतनी भी मत खो जाना कि समय का भी ख्याल ना रहे। जी माँ जी। बहू के जाने के बाद राजमाला कई साल पहले की यादों में खो गई। वह हमेशा अपनी माँ के साथ साल में 2 बार ननिहाल रहने के लिए जाती थी। वहीं नानी के पड़ोस की हम उम्र अनाथ भांजी दामिनी से उसकी दोस्ती हो गई। समय के साथ साथ दोस्ती इतनी पक्की हो गई कि अपने घर आ जाने के बाद भी राजमाला दामिनी को चिट्ठी लिखती और दामिनी राजमाला को। शादी के बाद भी दोनों की दोस्ती जस की तस बनी रही। जब राजमाला का बेटा हुआ तब दामिनी का भी 3रा महीना चल रहा था। राजमाला ने पहले ही कह दिया था, देख दामिनी, अगर बेटी हुई तो वो मेरी बेटी बनेगी। मैं अपने मुन्ने के लिए अभी से आंचल पसार कर मांग रही हूँ। दामिनी भी प्यारी सहेली की बात सुनकर गदगद हो उठी थी। दोनों की बचपन की दोस्ती को देखकर कोई कह नहीं सकता था कि दोनों के बीच कहीं कोई पर्दा है। दरअसल राजमाला ने कभी सहेली से कोई बात नहीं छिपाई, पर दामिनी चाह कर भी अपनी सहेली को अपने जीवन की इस कड़वी सच्चाई को कभी नहीं बता पाई कि वह केवल सामाजिक प्रदर्शन और माता पिता की इच्छा पूर्ति के लिए पति द्वारा स्वीकार की गई है और विवाह के शुरुआती दिनों के आकर्षण के कारण ही एक बच्ची की मां बन पाई है। वो तो दामिनी को सास ससुर का स्नेह और सहारा मिला, वरना पति ने तो उसे तिरस्कृत करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। स्त्री अभाव में जी सकती है पर पति की उपेक्षा सह नहीं सकती, या यूं कहें कि सामाजिक नियमों के कारण पति के ऐबों का कारण भी पत्नी को ही माना जाता है। दामिनी ने बस एक यही बात अपनी सहेली से छिपाकर रखी। संध्या के पिता को ना तो कभी पत्नी में कोई दिलचस्पी थी और न ही बेटी में। हाँ, माता पिता के गुजर जाने के बाद वो घर खर्च अवश्य भेज देता था। वैसे दादा दादी संध्या के विवाह इत्यादि का पूरा प्रबंध कर गए थे। मायका तो ईश्वर ने पहले ही छीन लिया था। मामा की मृत्यु के बाद मेरे भाइयों ने भी कभी खोज खबर नहीं ली। ऐसे में जब संध्या के विवाह का दिन नजदीक आया तो दामिनी को दिन रात यही चिंता खाए जा रही थी
कि पिता के बारे में पूछने पर राजमाला और उसके परिवार वालों को क्या जवाब देगी, क्योंकि दामिनी ने बड़ी सफाई से सारी रस्में एक साथ करने के लिए अपनी सहेली को मना लिया था। कहने के लिए तो दुनिया चांद पर जा पहुंची है, पर आज भी कुछ ऐसे लोग हैं जो जबान से निकली बात पर कायम रहते हैं। जब लड़के लड़की ने फोटो देखकर अपनी रजामंदी दे दी तो ना नुकुर की बात ही नहीं रही। और राजमाला दामिनी तो बचपन से एक दूसरे को देखती आई थी। विवाह के 1 महीने पहले दामिनी ने पति को फोन लगाया। मैं दामिनी बोल रही हूँ। क्या मैं किशोर कुमार जी से बात कर रही हूँ? जी, आप कौन? मैं उनका बेटा बोल रहा हूँ। कलेजे पर पत्थर रख के दामिनी आगे कुछ बोलती कि उधर से आवाज आई, मैं किशोर, आप? ओह, तुम खर्चा तो भिजवा दिया था ना, फिर फोन क्यों किया? दरअसल संध्या की शादी तय कर दी है। इस मौके पर मुझे पहली और आखिरी बार आपकी सहायता चाहिए। पैसों से ज़्यादा आपकी उपस्थिति जरूरी है। बाकी सब तैयारियां तो कर ली हैं। विवाह के 2 दिन पहले टीके के अवसर पर और शादी वाले दिन बता देना। कोई बात करनी हो तो 10 से 1 बजे के बीच ही किया करो। फोन रखते ही दामिनी की आंखों से अविरल धारा बह चली। कैसा बाप है, कहाँ शादी तय की, किससे की, कुछ भी लेना देना नहीं। हाय, कैसा नसीब लेकर आई है मेरी बेटी। वैवाहिक स्थल शहर से काफी दूर एक पुराना मंदिर था, जो दामिनी के अनुसार उनके कुल देवता का मंदिर था। दामिनी की ओर से केवल संध्या की 2 सहेलियां और किशोर कुमार थे, क्योंकि उन्हें भी अपनी ही बेटी के विवाह में विशेष निमंत्रण देकर बुलाया गया था। राजमाला की ओर से उसके भाई बहन, देवर ननद और कुछ घनिष्ठ मित्र उपस्थित थे। सभी उपस्थित लोग बातें कर रहे थे कि हर कार्य के लिए लड़की की मां ही भागदौड़ कर रही थी और पिता कहे जाने वाला शख्स मोबाइल पर व्यस्त था। हाँ, आवश्यक रिवाजों को निभाने के लिए अनमने भाव से आ जाता था। लड़के वालों को बहुत कुछ अटपटा लग रहा था, पर मायके और ससुराल दोनों जगह सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी राजमाला की काबिलियत पर शक की गुंजाइश ही नहीं थी। इसलिए सभी को अपनी नज़रों का दोष लग रहा था। फेरों के पश्चात किशोर कुमार ने दामिनी से कहा, मैं चलूं? अब कोई औपचारिकता तो नहीं बची। दामिनी कुछ कहे इससे पहले राजमाला ने हंसते हुए कहा, पहले मुझे ये बताइए जीजाजी, विवाह के बाद तो आप पूरे ईद के चांद हो गए। जब भी पूछो आपके पास समय की कमी का अभाव। आखिर कौन सा कारोबार है? अब तो आप समधी जी भी बन गए। कहाँ जाने की बात कर रहे हैं? भूल गए क्या? संध्या की विदाई यहीं से होगी। कल शाम स्वागत समारोह है। चाहोगे तो उसके बाद संध्या को पग फेरे के लिए ले जाना। आप मुझे ये सब क्यों बता रही हैं? पूरी बात जानते हुए भी क्यों गले पड़ रही हैं? मुझे गैर मर्दों के साथ औरतों की इतनी बेतकल्लुफी पसंद नहीं है। आप किस अंदाज में मेरी बात से बात कर रहे हैं? संध्या के पति ने किशोर कुमार के तेवर देखकर कहा, लगता है कि मोटी बुद्धि के हो जो इस तरह की बातें कर रही हो। अगर सब पता है तो जबरदस्ती रिश्ते बनाने की कोशिश तुम्हारी मोटी बुद्धि का प्रमाण है, और यदि कुछ नहीं जानते तो बिना किसी की हकीकत जाने विवाह कर लेना तुम्हारी मोटी बुद्धि दर्शाता है। किशोर कुमार तो चले गए, पर उसके बाद दामिनी और संध्या ने किस तरह बेइज्जती का कड़वा घूंट पिया, किस किस तरह माफिया मांगी, शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बस उसी दिन से राजमाला के लिए दामिनी मर गई। हाँ, उसकी अच्छाई यह रही कि संध्या को उसने पूरा मान सम्मान दिया और कभी माँ से मिलने से भी नहीं रोका। उसके बाद 4-5 महीने में संध्या ही माँ के पास जाकर मिल आती थी।
पर आज जब दामिनी ने रेलवे स्टेशन पर बुलाया तो अंदर ही अंदर राजमाला का दिल बेचैन हो उठा। करमजली सारे दुख अकेले ही उठाकर महान बनना चाहती है। अगर मुझे सारी बात बता देती तो क्या मैं संध्या को बहू ना बनाती? ऐसे आदमी की इज्जत बचाने में लगी रही जो इसका था ही नहीं, बिल्कुल पागल है। जब बड़बड़ाने पर भी राजमाला का मन नहीं माना तो संध्या को फोन लगाकर बोली, जल्दी आने को कहा था, ऐसी क्या बात कर रही है? सारा शहर आता जाता है स्टेशन पर, कुछ शर्म लिहाज है कि नहीं? वहीं सड़क पर बैठकर सारी बातें करनी है। माँ जी, वो माँ क्या माँ? इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आने की ज़रूरत नहीं। एक नंबर की झूठी औरत है, इसके चक्कर में अपना घर मत बिगाड़ लेना। माँ जी, मेरी बात तो सुनिए। किशोर कुमार की मृत्यु के बाद उनके लड़के ने माँ को घर से निकाल दिया है। कहीं कोई जगह नहीं, आप कहें तो। जो दूसरों को धोखा देता है उसके साथ भी धोखा होता है। हमारा घर धर्मशाला नहीं है। राजमाला ने फ़ोन काटकर अपने बेटे को फ़ोन करके कहा, मुन्ना बेटा, आज मैं तेरी सास के लिए नहीं, अपनी बचपन की सहेली दामिनी को घर लेकर आने के लिए कह रही हूँ। ऑफिस से जल्दी निकलो और रेलवे स्टेशन से संध्या के साथ दामिनी को लेकर घर आ जाओ। ऐसा ना हो कि वो पगली फिर से किसी नई मुसीबत में फंस जाए। वो अपने मुंह से कुछ नहीं कहेगी, जो है सब मिल बांटकर गुजारा कर लेंगे। सचमुच मुन्ना को अपनी माँ पर गर्व महसूस हो रहा था, जिन्हें समझने में उनकी ही बचपन की सहेली धोखा खा गई थी। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।